दोस्तों, यूपी पीसीएस परीक्षा में अब बस गिने-चुने दिन बचे हैं और इसमें आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स को लेट गो करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊँगा। ये पीडीएफ हमारे प्रारंभ बैच से जो डेली एमसीक्यू प्रोवाइड की जाती है, उसका एक उदाहरण है। ये मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आया हूँ कि आप अपना समय दूसरी जगह व्यर्थ ना गवाएँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और कैसे बन के आएँगे, आपको ये भी पता चलेगा। अब बहुत से बच्चों का ऐसे मन में रहता है कि एग्रीकल्चर जो है, ये तो मेंस का टॉपिक है, इसको हम प्री के बाद कवर करेंगे। वो एक वहम है आपका, भ्रम है, ठीक है? वो आपको दूर करना पड़ेगा। और दूसरा बच्चे ये समझते हैं कि मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट रहता है, तो हम बाकी सब चीज़ें कर लेते हैं, मिनरल्स हम लास्ट में करेंगे, ठीक है? अब मिनरल से कैसे क्वेश्चन बन के आएँगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे डबल क्रॉपिंग इज़ पॉसिबल इन इंडिया मेनली ड्यू टू, ठीक है? मतलब जो दोहरी फसल है, इसके संभवतः होने के मुख्य कारण कौन से, इसके फैक्टर कौन से, ये बताना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे समझो कि डबल क्रॉपिंग होता क्या है? डबल क्रॉपिंग मतलब कि 2 क्रॉप या फिर 2 अनाज आप एक साथ एक ही फसल पे उगा रहे हो तो फिर उसको हम डबल क्रॉपिंग या फिर दोहरी फसल बोलते हैं। ठीक है? अब इसके लिए क्या-क्या कारण है इसके, तो फिर फर्टिलाइज़र, सीधी-सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा अनाज लगा रहे हो तो फिर सॉइल को वो न्यूट्रिशन चाहिए, मिट्टी को वो ताकत चाहिए जिससे वो ग्रोथ को पिक करेगा, ठीक है? प्रोड्यूस करेगा। दूसरा है इरिगेशन एंड फेवरेबल क्लाइमेट, पानी चाहिए क्योंकि पानी से ही ट्रांसपिरेशन होगा, पूरा साइकिल बनेगा। और फेवरेबल क्लाइमेट कि मतलब उसकी एक जलवायु होनी चाहिए, ठीक है? हर एक क्रॉप का अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है उस हिसाब से। अब मैकेनाइज़ेशन मतलब मशीनीकरण, सीधी-सी बात है, अगर आप हल जोत रहे हो या फिर फसल काट रहे हो तो फिर जो मशीन लगती है वो रहेगी, ठीक है? ट्रैक्टर एक्सेट्रा ये सब लगेगा। तो इसका हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है? ये तो चलो सरल था। अब दूसरा हमारा, ये देखो, ये लॉजिक से आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझना है आपको। राजस्थान इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंक एंड सिल्वर इन इंडिया, ये इनका दावा है। अब इनका कारण ये है कि जिंक एंड सिल्वर आर फाउंड मेनली इन पॉलीमेटालिक डिपॉजिट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है? अब पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या राजस्थान जिंक और सिल्वर ऐसे दोनों इसी में ज़्यादा पाया जाता है। तो फिर आपने अब तक बचपन में बहुत सारे ऐसे सीरियल देखे रहोगे या फिर कोई ना कोई ऐसी मूवी आजकल में देखे रहोगे, जो राजस्थान से लिंक होगी। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बात करूँ तो उनके गले में ऑर्नामेंट एक गहना रहता है जो मोटा रहता है, वो देखो चाँदी के रंग का ही रहता है, तो अक्सर वो चाँदी का बनता है। तो फिर इससे आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कि राजस्थान जो है सिल्वर और ज़िंक जो है वहाँ पे मिलता है, ठीक है? ये एक लॉजिक है कि आप उसको ऐसा याद रख सकते हो। दूसरा बोला कि पॉलीमेटेलिक डिपॉज़िट जहाँ पे होता है, उनके कारण ज़िंक और सिल्वर ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो फिर ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब मैं इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की बात करूँ तो फिर जैसे ज़ेवार हो गया, ठीक है? ज़ेवार हो गया, फिर प्रतापगढ़ हो गया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, राजस्थान के रिच रीजन है, जहाँ पे ज़िंक और सिल्वर पाए जाते हैं, ठीक है? और इसकी एक जियोलॉजिकल कंडीशन है, पॉलीमेटेलिक डिपॉज़िट की जियोलॉजिकल भौगोलिक एक इसकी कंडीशन होती है, जिसके कारण यहाँ पे इसका उत्पादन अच्छा खासा हमें देखने मिलता है। तो फिर इसका आंसर हो जाता है डी, मतलब बोथ एंड आर ट्रू और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है? ये इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसको एज़ इट इज़ याद रखना है, इसका आंसर ओडिशा है। ओडिशा और झारखंड में कन्फ्यूज़ ना हो। ओडिशा एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे इसका केओंझार हो गया, ये एक इलाका हो गया, या फिर मयूरभंज हो गया, ठीक है? तो केओंझार और मयूरभंज में ये अक्सर पाया जाता है, ठीक है? इसका आंसर ओडिशा है। अब दूसरा है कि इंटेंसिव फार्मिंग, जिसको बोला जाता है गहन कृषि। अब इंटेंसिव फार्मिंग बोला गया है कि इज़ कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है? और दूसरा है इट इन्वॉल्व लार्ज लैंड होल्डिंग विथ मिनिमल इनपुट। अब इंटेंसिव फार्मिंग आप समझो कि अभी जब आप बोलते हो कि इंटेंस मैच चल रहा है, इसका मतलब कि एकदम बराबरी का टक्कर है, सामने वाली टीम भी उतना मारे जा रही है, ये वाली टीम भी उतना मारे जा रही है। तो ठीक उसी तरह इंटेंसिव फार्मिंग भी आपको समझना है कि आप एकदम तगड़ा इनपुट लगा रहे हो, हर एक चीज़ आपके पास जो है, ज़मीन है, मज़दूर हैं, फिर मशीन है, फर्टिलाइज़र है, आप हर एक चीज़ लगा रहे हो और आप मैक्सिमम प्रोडक्शन की यहाँ पे उम्मीद रख रहे हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको आउटपुट मिल भी रहा है। इसी को आप बोलते हो इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है? और ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में होता है तो फिर यस, खास करके जैसे कि रिवर के आस-पास जो इलाके होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, तो फिर उस जगह पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है, वहाँ पे पानी भी है, इरिगेशन भी हो रहा है, तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है? तो ए तो सही है हमारा। इट इन्वॉल्व लार्ज लैंड होल्डिंग, अब यहाँ तक बात सही थी, ठीक है? विथ मिनिमल इनपुट, तो फिर ये गलत है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप अपना इनपुट जितना होता है, वो देते हो, ठीक है? आप अपना यहाँ पे बेस्ट दे रहे हो। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ठीक है? तो फिर ये हो जाएगा हमारा सी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है ब्रॉड बेस पॉपुलेशन, ठीक है? चौड़ी आधार वाली जनसंख्या पिरामिड दर्शाती है। अब ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो, अब आपने इसको कभी मतलब सॉल्व नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसको दिमाग लगाओगे तो फिर हो सकता है, ठीक है? 50-50 तक तो आप आ सकते हो। अभी जैसे ब्रॉड बेस पॉपुलेशन है, चौड़ी आधार वाली जनसंख्या है।
तो इसमें देखो कि चौड़ी आधार वाली पॉपुलेशन कब आएगी, जब आपका पॉपुलेशन का विकास सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आप इतना समझ ले रहे हो। अब इसमें दो चीज है कि जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाती है और दो चीज है जो नेगेटिव ग्रोथ दिखाती है। अब अगर आप ये माइंडसेट बना रहे हो तो फिर यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग और नेगेटिव ए और डी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है बी और सी। अब स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो भी एज ग्रुप है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते जा रहा है। तो फिर इसको बोलेंगे हम स्टेबल पॉपुलेशन। वहीं पे एक्सपांडिंग पॉपुलेशन तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, और ये ब्रॉड बेस बोला है तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। अब इसका फैक्ट देखा जाए तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में इसका बेस नैरो होता है, चौड़ा नहीं होता, सिकुड़ा रहता है, मतलब पतला रहता है, तो फिर नैरो हो गया। स्टेबल पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ रहेगा। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का तो हमें पता चल गया ब्रॉड बेस रहता है। अब नेगेटिव ग्रोथ में क्या हो रहा है कि पिरामिड ही उल्टा है, ठीक है भैया। अगर पिरामिड ही उल्टा है तो फिर भाई ये तो ब्रॉड बेस तो अलग ही हट गया, ठीक है। तो फिर नेगेटिव ग्रोथ भी नहीं होगा यहाँ पे हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो प्लांटिंग फार्मिंग। अब प्लांटिंग फार्मेशन कौन से स्टेट में प्रैक्टिस होता है, फटाफट मुझे लिख के बता दो कमेंट सेक्शन में। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर अ लार्ज लेबर फोर्स एंड कैपिटल। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है कि भाई इसके लिए लेबर अच्छे खासे लगते हैं और कैपिटल की भी हमें जरूरत रहती है, ठीक है। अब रीजन क्या है, रीजन इसका बोलेंगे क्रॉप लाइक टी, कॉफी एंड रबर आर ग्रोन ऑन स्मॉल सब्सिस्टेंस फार्म्स। अब सबसे पहली बात को कि ये टी, पहली बात तो ये देखो स्टेटमेंट, आप इसको आप सेपरेट कर लो अभी। अब इसको आप तोड़ो, ठीक है। क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी एंड रबर को आप इधर कर लो और स्मॉल सब्सिस्टेंस फार्म को इधर कर लो। अब स्मॉल सब्सिस्टेंस मतलब जिसको बोलते हैं ना स्वावलंबी खेती। अब देखो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो फिर ये इसका मतलब है कि सिर्फ गुजर बसर करने के लिए भाई, कि मतलब आपका कैसे भी गुजारा हो जाए, बस उसी के लिए कि आपने अनाज उगाया, मतलब गेहूँ उगाया, फिर बाद में आपने चक्की में डाल दिया, उसी का आटा बन के आ गया, आपने रोटी खा लिया और उसके ऊपर कुछ कमाई नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका गुजारा। अब यहाँ पे देखेंगे टी, कॉफी एंड रबर, तो फिर ये तो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है, इससे तो कमाई हो रही है, ठीक है। तो फिर ये तो स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, ठीक है। तो फिर ये हमारा रीजन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड ये कहाँ पे है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे, ठीक है। तभी मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो फिर इसका हमारा क्या, आर तो फॉल्स हो जा रहा है और ए हमारा ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ए ट्रू आर फॉल्स। समझ गए? अब देखो फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सॉरी, हाँ, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये तो भैया अगर आप यूपी देने जा रहे हो और आपको ये नहीं पता तो इसको आप याद कर लो, बहुत जरूरी पॉइंट है। जीबी पंत भी बोला जाता है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया यही है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। अब हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बच्चे होते हैं जोश जोश में इसको करके आगे बढ़ जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता भैया स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अपनी सद्बुद्धि के साथ देखो, इट लेड टू रीजनल डिस्पैरिटीज इन एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले पंजाब और हरियाणा को फोकस किया गया था, ठीक है। उसका कारण भी थे क्योंकि मतलब उनको ऐसा माना जाता था कि बहुत ज्यादा फसल इनकी यहाँ पे उगती है, ठीक है। तो फिर इसको जो है बढ़ावा दिया गया था। तो ये जब रीजनल डिस्पैरिटी हो गया तो फिर ये हमारा सत्य है, ठीक है। दूसरा, हाई यील्डिंग वेराइटी वर लिमिटेड टू द व्हीट एंड राइस इनिशियली। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉर्मन बोरलॉग थे और एम एस स्वामीनाथन, तो फिर इनका ये था कि पहले व्हीट और राइस से ट्राई करते हैं, ठीक है। और इंडिया की भी कंडीशन ऐसी थी कि व्हीट और राइस को सपोर्ट करती थी। तो फिर ऐसा था कि इसीलिए गेहूं और चावल से शुरुआत में किया गया, तो 1 और 2 तो सही हो गया। अब आते हैं हमारे, इट एलिमिनेटेड द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर। भाई यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी था और यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन हुआ था। फर्टिलाइजर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए ताकि ग्रोथ ज्यादा हो, ठीक है। ताकि जो पॉपुलेशन है हम सबको ये चीज बांट सके, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है एलिमिनेटेड द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो 1 एंड 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ठीक है चलो, इंडिया हैज लार्ज थोरियम रिजर्व अलोंग इट्स कोस्टल सैंड, ठीक है। तो फिर अभी कोस्टल सैंड जो है थोरियम, ठीक है। थोरियम हमारा ये न्यूक्लियर में यूज होता है, ठीक है। तो फिर उसी का है। तो फिर और ये कहाँ पाया जाएगा, देखो ये केरला और ओडिशा जैसे जगहों पे ये पाया जाता है, केरला और ओडिशा जैसे जगहों पे। अब ये हो गया। फिर दूसरा, थोरियम इज प्राइमरीली यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन इंडिया। कितना गलत स्टेटमेंट है, अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियर के लिए यूज होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो होता है उन सब के लिए 3 एलिमेंट है जो ज्यादा यूज होता है, थोरियम, यूरोनियम
और प्लूटोनियम, ठीक है? थूपू करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है? तो फिर ये तो ठीक है कि मोनाज़ाइट जो है केरला, उड़ीसा में पाया जाता है, ये तो सत्य है। लेकिन रीज़न हमारा गलत है। आर हमारा फ़ॉल्स रहेगा, ए ट्रू रहेगा, ठीक है? तो फिर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये जो मोनाज़ाइट सैंड्स होते हैं, ये केरला और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? ये तो बेसिक कांसेप्ट के फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अब ऑपरेशन फ्लड किस लिए था? ना तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के, ना तो कुछ। आपको भी पता है इसका आंसर, ये है व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि दूध के लिए किया गया था, मिल्क के लिए, ठीक है? और तो फिर अभी इसको कौन से थे? वर्गीसी कुरियन करके थे, वर्गीसी कुरियन करके, ठीक है? अब 1960 के दशक में तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लेकिन 1970 में आया था हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है? इसको याद रख लेना। ओके। लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया इज़? इसका आंसर है चेन्नई। सर आपको कैसे याद है? क्योंकि इसको एक टैग मिला है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ठीक है? इंडिया का डेट्रॉइट। अब डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट मतलब कि ये मिशिगन सिटी जो है, मिशिगन सिटी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार का प्रोडक्शन होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा कार के उत्पादन होते हैं, मतलब बहुत तगड़े-तगड़े कार रहते हैं। स्पोर्ट्स कार हो गया, क्लासिक कार हो गया, हर एक चीज़ के मिलते हैं। तो इसको इंडिया का डेट्रॉइट बोला जाता है। मुझे बस ये फैक्ट याद था, फिर उसी से मैंने एनालाइज़ कर लिया कि ये कार की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा ही होगा। ठीक है? इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं बढ़ाना कि गुरुग्राम जो है डेवलप हो रहा है, यहाँ पे हुंडई की है, सब है, तो वैसा नहीं। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है? तो फिर इसका आंसर ये हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा कार कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे ऑटोमोबाइल में। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज़ोल्यूशन ये अनाउंस इन इंडिया, सबके दिमाग में आ गया 1956, यही तो गलत है। यहाँ पे अनाउंस इन इंडिया की बात करी गई है, ठीक है? मतलब सबसे पहले घोषणा कब की गई थी इसकी? तो फिर ये 1948 1948 के समय में इसकी सबसे पहले घोषणा की गई थी, ठीक है? ओके। उत्तर प्रदेश इज़ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर बट द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड शुगर इंडस्ट्री इज़ फाउंड इन? इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र में सबसे पहले तो ब्लैक रेगर सॉइल है, ठीक है? ब्लैक सॉइल जिसको बोलते हैं, काली मिट्टी, वो एक इसको जो है अच्छे से फर्टिलाइज़ करती है। दूसरी बात कि यहाँ पे कोऑपरेटिव शुगर मिल जो है वो है। फिर रेन फेड फार्मिंग है, बारिश के कारण जो है अच्छे से इसका इरिगेशन हो जा रहा है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इन सब कारणों से जो है मॉडर्नाइज़्ड शुगर इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के बाद शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र ही आ रहा है, ठीक है? ओके। अब मोस्ट ऑफ इंडियाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन, ठीक है? अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड कहाँ पे, वो बताना है। देखो आयरन अभी हम ऊपर सॉल्व करके आ रहे हैं, कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है? अब आपका यहाँ पे क्या वेस्टर्न घाट तो नहीं होगा भाई, क्योंकि वेस्टर्न घाट का वैसा जो है क्लाइमेट नहीं है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी नहीं जाएगा, और डेक्कन प्लेटो में होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। छोटा नागपुर प्लेटो जो है मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा, क्योंकि झारखंड यहीं पे, उड़ीसा यहीं पे, ऐसे ऐसे मतलब लगभग लगभग मेरे को लगता है 70% जो है छोटा नागपुर प्लेटो में आ जाते हैं, ठीक है? और यहीं पे आपका स्टील प्लांट भी आ जाता है, जैसे कि अगर बात करूँ तो बोकारो, जमशेदपुर, ठीक है? ये सब चीज़ आ जाता है, और आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मतलब यहाँ ही सब ऐसे सब मिलते चले आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सेशन अभी मैं यहीं तक रखूँगा, ठीक है? अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं ऐसे पीडीएफ आपके लिए लाता रहूँगा, पीवाईक्यूज़ और जो प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं वो कराता रहूँगा, ठीक है? और ये सब आपको रेगुलर बेसिस पे जितना जल्दी हो ऐसा पाना चाहते हो, शॉर्ट नोट पाना चाहते हो, और वन टू वन गाइडेंस चाहते हो, तो फिर हमारा प्रारंभ बैच जॉइन कर लीजिए। नीचे नंबर फ्लोट हो रहा है, ठीक है? और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर लीजिए, मैं और मेरी टीम है हमेशा सॉल्व करा देगी, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।